हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा छठी स्पेशल जो रिवीजन चैप्टर वाइज आपका जो क्लास चल रहा है उसका क्लास नंबर दूसरा था। छठी इतिहास हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग का आग्रह था कि सर आप एक ऐसा क्लास ले आइए जिसमें सभी एग्जाम कवर हो और एकदम शॉर्ट फॉर्म में हो, जिसमें जैसे कि आपके शिक्षक भर्ती वाले हो गए, प्रयोगशाला परिचालक वाले हो गए, ये सब क्या है, ये सब छत्तीस का पोर्शन यहाँ नहीं रहता, उनके पास अच्छे से तैयार नहीं हो पाता। तो उनको अच्छे से तैयार करवाने के लिए आप लोग बोले थे कि सर एक ऐसा क्लास लीजिए जो सभी को सरलतम रूप से समझ में आ जाए, क्वेश्चन बने। ठीक है, और लेवल उस प्रकार से रखिएगा जैसा भी नया क्वेश्चन बन रहा है उसी लेवल पे रखिएगा करके तो चलेगा। ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास अगर आप नहीं देखें प्लेलिस्ट में जाइएगा, छत्तीस इतिहास का बना हुआ है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो पहले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में रिविजन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेली 9 PM में होती है, आप लोग जुड़ा करें। किसी दिन अगर कोई काम आ जाता है, उसका नहीं हो पाता क्लास, तो अलग बात है, चलेगा। तो देखेंगे पहला क्लास हम लोग ने देखा था कि छत्तीस के इतिहास को हम लोग ने बांटा था प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। फिर हम लोग ने बात किया था प्रागैतिहासिक काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या आपको याद करना है छत्तीस का, उसको मैंने आप लोगों को याद करवा दिया था। ठीक है, फिर हम लोग ने एक एक करके डिटेल देखा था कि पूर्व पाषाण काल संबंधित स्थल कहाँ है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। नोट्स आप लोग बनाए होंगे, जितने लोग देखे होंगे, मैं इतना उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। तो पूरा हम लोग ने देख लिया था। फिर पाषाण घेरे देखे थे, शैलाश्रय देखे थे, शैल चित्रों के बारे में देखे थे, छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से शैल चित्र मिले हैं, रायगढ़ में, कबरा पहाड़ में, तो वहाँ क्या क्या विशेषताएं हैं, कहाँ जो मानव पंक्तिबद्ध मानव के चित्र मिले हैं, ऐसे करके हम लोग सबको बहुत अच्छे से देखे हैं। आप देख लीजिएगा जिन लोग अभी आज पहली बार जुड़े हैं। ठीक है, पहला क्लास भी आप लोग इस क्लास के बाद जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चितवा डोंगरी के बारे में बताया था कि ये राजनांदगांव नहीं, बालोद लेना है आपको, बालोद में है, कौन इसका खोज किया है, इन सभी के बारे में हम लोग इतना पढ़ लिया था और नोट्स आप लोग ने बना लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करें उसके आगे की। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका वैदिक काल। ठीक है, पाषाण का प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिए, उसी के बाद अब आगे हम लोग पढ़ना है वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इसका डेट की बात करेंगे, तो डेट रहेगा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो इसको पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ना, क्लास को आप लोग शेयर नहीं करते, जितने लोग कम से कम हमारे बैच से जुड़े हैं उन लोग तो शेयर कर दिया करें। स्टेटस आपका हमको भी दिखता है, तो किसी के स्टेटस में कल शेयर नहीं हुआ था क्लास, तो कोशिश करें क्लास को शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ही ज़्यादा बेस्ट, और मैं नोट्स कंटेंट तैयार करके कलेक्शन करके आप लोग के सामने लेके आऊँगा, ताकि आपको 36 आगे एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। मैं आप लोग को बोला था कि 2 पेज में बनाइएगा इसको। ठीक है, पूरा पेज में। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं, वैदिक काल स्टार्ट करते हैं, शेयर कर दीजिएगा। देखेंगे वैदिक काल। अब वैदिक काल को देखिए, हम लोग का समय क्या पढ़ना है आपको, हमको जाना है 600 ईसा पूर्व से, मतलब 1500 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, तो देखते हैं, पहले इसको 2 भाग में हम लोग बांटे हैं। ऋग वैदिक काल 1500 से उल्टा आता है ना, ईसा पूर्व है ना, इससे पहले ये उल्टा आएगा, फिर 0 बाद ईस्वी चलेगा। तो 1500 से हम लोग 1000 तक जाएंगे ऋग वैदिक काल, फिर 1000 से 600 तक जाएंगे उत्तर वैदिक काल, फिर वो आपको महाजनपद काल आ जाएगा। ठीक है, तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की तो टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अब आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल को फिर से 2 भागों में बांटा है, एक रामायण काल और महाभारत काल। ठीक है, इतना देखना है। अब ये तो हम लोग आप लोग उसमें भी पढ़ते होंगे जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं। अब हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ें तो हम लोग इसमें अब कैटेगराइज करेंगे कि इनसे संबंधित छत्तीसगढ़ में कोई घटना हुई है क्या, छत्तीसगढ़ संबंध है क्या इस ऋग्वैदिक काल से। फिर उत्तर वैदिक काल में देखेंगे इससे संबंधित कोई उल्लेख हुआ है क्या, फिर रामायण काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख है क्या, महाभारत में छत्तीसगढ़ का उल्लेख है क्या, ये याद करेंगे, और कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, और आप लोग अगर टेस्ट दिला रहे हैं ना, 100 रुपये जो मासिक टेस्ट बैच है हम लोग का, 100 रुपये हम पूरे महीने भर हम लोग का जो हमारी जो टीम है सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स, वो पूरी टीम आप लोग के लिए टेस्ट करवाती है। तो उसमें टेस्ट में जरूर जुड़िएगा। मेरे द्वारा तो निःशुल्क क्लास आपको दे रही है, क्लास का कोई पैसा नहीं लिया जाता, मेरे द्वारा जो भी क्लास होता है वो निःशुल्क होता है। ठीक है, यूट्यूब में चलता है। लेकिन आप जितना यहाँ पढ़ो, इसके संबंधित जितने क्वेश्चन आपके बैच में करा रहे हैं, तो आप लोग जुड़ जाइए, केवल महीने भर का 100 रुपये देना रहता है, टेस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक काल। तो देखिएगा इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई। आप लोग जानते हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद की रचना हुई है। ऋग्वेद में छत्तीस का उल्लेख नहीं है, तो चलिए बच गए भैया, टेंशन खत्म हुआ। ऋग्वैदिक काल में हमको छत्तीस के बारे में कुछ नहीं है, तो हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहीं छोड़ दीजिए इसको, इंडिया के इतिहास में पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। ठीक, आगे आते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक जाना है। चलिए आप देख लेते हैं छत्तीस का क्या उल्लेख हुआ है। तो देखिएगा 4 वेद पढ़े हम लोग, तो जो ऋग्वेद है उसका तो निर्माण कब हुआ है, ऋग्वैदिक काल में। इस वेद इसमें क्या है, जो बाकी 3 बच गए, 3 वेद, वो हुआ है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही नोट करेंगे।
इस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, 3 वेद का इसमें हुआ, ऋग्वेद का उसमें हुआ। तो जो 3 वेद बचे हुए थे वो हो गए, इस काल में इनकी रचना हुई है। और क्या क्या, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है, ठीक है, गुरु के पास बैठ के लिखना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के पास बैठ के लिखना, ठीक है। उपनिषद, पुराणों की रचना, ये सभी की रचना हुई उत्तर वैदिक काल में, ठीक है जी। इसका डिटेल हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? इंडिया में पढ़ेंगे, क्योंकि इन सब में हमारे छत्तीसगढ़ का कोई उल्लेख नहीं है। वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा गया है, क्योंकि देखिए वैदिक साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं, वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी का उल्लेख हुआ है, क्योंकि हमारे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही होता था, और मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी निकली है, मतलब थोड़ा सा उल्लेख तो हुआ ना छत्तीसगढ़ के बारे में। हमारी जो छत्तीसगढ़ थी पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो वहाँ जो नर्मदा नदी बहता है उसका उल्लेख हुआ है रेवा नदी के रूप में, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है इसमें, रेवा नदी किस नदी का प्राचीन नाम था? तो नर्मदा नदी का था। या पूछेगा वैदिक साहित्य में छत्तीसगढ़ के किस नदी का, या छत्तीसगढ़ के किस नदी का उल्लेख हुआ था? तो नर्मदा नदी का उल्लेख हुआ था, ठीक है, जो पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था ना। चलिए आगे देखते हैं। पुराणों में कन्हार को रेणु नदी कहा गया है, जो आप लोग पढ़ते हैं ऊपर, कन्हार सरगुजा संभाग में कन्हार नदी, ठीक है, उसको क्या बोला गया था? पुराण को रचना हुआ है ना, यहाँ देखिए पढ़े ना, यहाँ उत्तर वैदिक काल में पुराणों की रचना हुई। इसी पुराण में एक पॉइंट लिखा हुआ है, रेणु नदी करके उल्लेख हुआ है। तो जो रेणु नदी है उसको हम लोग ने, जो हमारे पुरातत्ववेत्ता है, इतिहासकार है, उन्होंने कहा कन्हार नदी के रूप में उसको चिन्हित किया है, कि जो कन्हार नदी उसी को रेणु नदी कहा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रवेश व प्रसार छत्तीसगढ़ में भी हुआ था, ठीक है। तो जो मेन उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं, जो आर्य थे, आर्य इस समय रहते थे, ठीक है। तो आर्य क्या छत्तीसगढ़ में भी आए हुए थे, ऐसा उल्लेख है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब वेद हम लोग सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद देखते हैं। इसमें एक चीज उल्लेख हुआ है, क्या उल्लेख? दक्षिण दिक, ये लिखा हुआ है। तो उसको क्या है? तो वेदों में वर्णित बस्तर का नाम दक्षिण दिक बोला गया है। तो ये पूछता है, याद रखेंगे। बोलेगा उत्तर वैदिक काल में बस्तर का किस नाम से उल्लेख किया गया है? 4 ऑप्शन आपके दिए रहेंगे, तो उसमें पहला ऑप्शन आपका रहेगा दक्षिण दिक। तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी बताते जा रहा हूँ, जैसा छत्तीसगढ़ लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारे ध्यान रखिएगा। सभी एग्जाम में, पीएससी प्रीलिम्स में काम आएगा, प्रयोगशाला परिचालक में आएगा, शिक्षक भर्ती में काम आएगा, हर एग्जाम में इतना आपको याद होने चाहिए, और उसी लेवल पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसा भी नया पैटर्न चल रहा है, इसी को कूट में देता है ना, 4 क्वेश्चन को मिला के एक बना देता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल पढ़ लिए। अब देखते हैं, हम लोग उत्तर वैदिक काल को 2 भाग में बांटे थे, एक रामायण काल, महाभारत काल, ठीक है। अब रामायण काल के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बनता है रामायण काल, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लगभग 14 वर्ष वो वनवास किए, तो उसमें 10 साल तो हमारे छत्तीसगढ़ में ही गुजारे हैं। जो राम जी हैं, राम जी ने, जो आप सभी को पता है कि 14 वर्ष का वनवास किया था, तो 14 वर्ष में 10 साल वो केवल छत्तीसगढ़ में घूमे हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है छत्तीसगढ़ में रामायण काल के बारे में पढ़ना, और इसी को ध्यान में रखते हुए राम वनगमन पथ का शुरुआत हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। तो उसको भी पढ़ेंगे, 75 जगहों को चिन्हांकित किया है, उसके बारे में भी डिटेल पढ़ लेंगे अभी, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन बने तो आपका इस बार बन जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आराम से आप क्लास कीजिए, रिवीजन कीजिए और टेस्ट दिलाइए। जब तक आप टेस्ट नहीं दिलाएंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, बुक से पढ़ लेंगे, एक प्रसिद्ध बुक आता है छत्तीसगढ़, उसी बस पढ़ लेंगे, क्वेश्चन बन जाए, बोलेंगे नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें जो पुराने क्वेश्चन उसको दिया रहता है। नए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, 100 रुपये वाला, उसे टेस्ट दिलाइए भरपूर, ठीक है। बहुत मेहनत करें टेस्ट बनाने में। चलेगा, आगे से रामायण काल के बारे में पढ़ते हैं। देखेंगे, रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल कहा गया है। ये कई बार पूछा गया है, छोटे छोटे एग्जाम में बहुत पूछा गया है, पहले पूछा जाता था, अब ये नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या पूछता है? रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से उल्लेखित किया गया? तो दक्षिण कोसल। रामायण काल में बस्तर का उल्लेख दंडकारण्य, दोनों नाम याद रखिएगा, बस्तर को दंडकारण्य बोला गया है, और जो छत्तीसगढ़ उसको दक्षिण कोसल बोला गया है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है? तुतुरिया, बलौदा बाजार में। कई लोग इसको कन्फ्यूजन रहते हैं, तुतुरिया कहाँ है? तैयार रखिए, बलौदाबाद जिले में है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। अब क्यों ऊपर है महर्षि वाल्मीकि का? आप लोग पता है ना, जब सीता माता को निकाल दिए थे राम भगवान, तो जाके कहाँ वाल्मीकि आश्रम में रही थी, वहीं लव कुश का जन्म हुआ था। तो ये पूरा कहानी है, तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हुआ है। रामायण आप लोग देखे होंगे ना, तो पूरा कहानी हमारे छत्तीसगढ़ का कहानी है, ठीक है। तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम का है, तुतुरिया, बलौदा बाजार में है। इस आश्रम में सीता माता को आश्रय दिया गया था, जहाँ लव कुश का जन्म हुआ था, ठीक है। ये याद रखिएगा, पूरा कहानी आप लोग रामायण में देखे होंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, आगे देखते हैं। तो देखेंगे छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा, ये भी कई बार पूछा गया कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा क्या थी, तो कोसली याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है,
फूलवासन गीत जो नाट्य और रामायण से संबंधित है। तो कई बार देखिए पूछा, अभी हम रामायण के बारे में पढ़े तो इससे संबंधित जितने फैक्ट है सब याद करेंगे। तो रामायण से संबंधित कौन सा गीत है बोलेगा तो फूलवासन की गीत है। अब क्या है इस बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि फूलवासन गीत पढ़ रहे हैं तो हमको पता भी होना चाहिए ना फूलवासन गीत। ठीक है, तो देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। जो फूलवासन गाथा के पात्र रामायण कालीन है, रामायण के समय के जो पात्र थे उन्हीं को फूलवासन गाथा में गाया जाता है। कथानक में सीता माता अपने स्वप्न की चर्चा लक्ष्मण से करती है मतलब, ठीक है। फूलवासन नामक फूल लाने का अनुरोध करती है। वो बताती है कि मैं सपने में एक फूल देखी हूँ मैं, तो आप जाइए लक्ष्मण जी और वो फूल को लेके आइए करके लक्ष्मण को बोलती है ऐसा करके, ठीक है। अतः फूलवासन गाथा सीता और लक्ष्मण से संबंधित है, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फूलवासन गीत किससे संबंधित है, रामायण का मध्य काल या मतलब रामायण महाभारत काल ऐसे करके, या फिर पूछ दिया जाता है रामायण काल से संबंधित गीत कौन सा है, फूलवासन गीत। और इसमें पूछ देता है कि फूलवासन गीत में जो पात्र हैं वो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, रामायण कालीन से। और दूसरा बोलेगा तो अदर ऑप्शन रहेगा तो सीता और लक्ष्मण माता से संबंधित है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते जाते हैं। अब देखते हैं, देखिएगा अब हम लोगों ने, मैं आज जैसे आपको बताया था कि लगभग 13-14 साल में से 10 साल तो लगभग वो छत्तीसगढ़ में गुजारे। तो कहाँ गुजारे भैया 10 साल, कहाँ कहाँ वो रुके, क्या क्या किए उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। उन जगहों के बारे में कहाँ कहाँ चिन्हित हुआ है, कहाँ कहाँ वो जगह मिला है, ठीक है। तो चलिए शुरू से चालू करते हैं, ऊपर पहुँचते हैं सीधा कोरिया जिले से, ठीक है। चलिएगा तो देखेंगे सबसे पहले कोरिया जिला। अब ध्यान रखिए, पहले हम लोग पढ़ते थे, जिसको अपडेट कर लीजिएगा। जो सीतामढ़ी गुफा है, सीतामढ़ी हरचौका है, ये अब कुछ कोरिया से जो जिला अलग हुआ है MCB, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, इसको काट लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा MCB, ठीक है। कोरिया से अलग हो गया है ना, तो उसमें आ गए सीतामढ़ी हरचौका के, इसमें चले गया MCB में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। अपडेट कर लीजिएगा भैया, क्वेश्चन में पूछ सकता है क्योंकि नया जिला बना है, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। आपके बुक में भी दिया होगा कोरिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सूरजपुर। सूरजपुर में क्या है, सीता लेखनी पहाड़ी। अब देखिए सीतामढ़ी हरचौका जो हम लोग MCB में पढ़ रहे हैं, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहीं से सीता माता राम भगवान का आगमन हुआ था ऐसा माना जाता है, वहीं से वो प्रवेश किए थे छत्तीसगढ़ में ना, ठीक है। आगे देखते हैं सूरजपुर। सूरजपुर में क्या पढ़े, सीता लेखनी पहाड़ी, ठीक है। सीता माता वहाँ रुकी थी, वहाँ अपने बाल धोए थे, ऐसा कहानी है वहाँ पे पूरा, ठीक। वहाँ कुछ लिखी भी है सीता माता, ठीक है। आगे देखते हैं सरगुजा। सरगुजा में क्या है, सीता बेंगरा गुफा, रामगढ़ की गुफा, ठीक है। इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। आगे देखते हैं रायगढ़। रायगढ़ में राम झरना है, ठीक है। फिर आते हैं खरौद। खरौद में क्या है, तो खरौद में आपको पता है कि खर और दूषण का वध किए थे जो राम भगवान थे, वो खर और दूषण दो भाई थे, राक्षस थे, उसका वध किए थे। जांजगीर चांपा जिले में आता है खरौद में, ठीक। आगे देखते हैं शिवरी नारायण। यहाँ क्या हुआ था, भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे, ये वाला कहानी भी आप लोग देखे होंगे। तो कहाँ, शिवरी नारायण का है। अब एक चीज़ आपको एडिशनल यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिएगा सबरी आश्रम कहाँ है बोलेगा तो सबरी आश्रम कहाँ है, शिवरी नारायण में। लेकिन सबरी मंदिर कहाँ है बोला जाएगा, सबरी मंदिर। ये हमेशा गलती करते हो आप लोग, पता होगा आपको, नहीं पता होगा ध्यान अभी पढ़ोगे समझ आए। सबरी मंदिर कहाँ है बताइए, कहाँ है सबरी मंदिर, तो सब लोग बोलोगे शिवरी नारायण, गलत है। सबरी मंदिर बोलेगा तो खरौद में है, याद रखेंगे। सबरी मंदिर कहाँ है, खरौद में। सबरी माता का आश्रम कहाँ है, जहाँ झूठे पे खिलाए थे, तब वो कहाँ है, शिवरी नारायण में। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, नया फैक्ट है ना। चलेगा आगे देखते हैं। अगर ये देखते हैं तुतुरिया, ये कहाँ है, तो महासमुंद जिला में वाल्मीकि आश्रम है। अब देखिए यही चीज़ थोड़ा सा विवादित है। अभी हम लोग पढ़े बलौदा बाजार, कहीं मिलता है महासमुंद, इसको देख लीजिएगा। आधा ही हिस्सा आपका महासमुंद में आता है, आधा हिस्सा आपका बलौदा बाजार में आता है, क्योंकि बहुत जंगल में था, आश्रम है बहुत बड़ा, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन वाला चीज़ बना रहता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी तक जगह नहीं पूछा इसीलिए इसका, ठीक है। आगे देखते हैं पंचवटी, ये कहाँ है, कांकेर में है। अब पंचवटी में क्या हुआ था आपको पता है ना, जो सीता माता को हरण करके ले जा रहे थे, तो जो यहीं से हरण हुआ था माता को, ठीक है। तो पंचवटी क्या है, कांकेर में है, सीता माता का हरण को लेके यहाँ मिला है। आगे देखते हैं दंडकारण्य बस्तर में है। भगवान राम ने वनवास के दौरान कुछ समय यहाँ व्यतीत किए थे, ठीक है। तो ये हमारे जो प्रमुख जगह है छत्तीसगढ़ के, जो रामायण कालीन है, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम बन सकते हैं, इतना जगह को आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। ये MCB वाला ध्यान रखिएगा, इसको चेंज कर लीजिएगा। और एक मैं एडिशनल चीज़ बताया, जो सबरी मंदिर है आपका खरौद में है, और सबरी माता आश्रम बोलेगा तो शिवरी नारायण में, इसको क्लियर कर लीजिएगा। आपके बुक में एक बार देखिएगा खोज के, ठीक है। देखेंगे जो भगवान राम ने छत्तीसगढ़ सर्वप्रथम प्रवेश MCB जिले सीतामढ़ी हरचौका में प्रवेश किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राम वन गमन पथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिएगा टोटल तो 75 जगहों का चयन हुआ, लेकिन पहले चरण में कितना का चयन किया गया, राम वन गमन पथ में 51 जगहों का चयन किया गया था।
प्रारंभ कब हुआ था? 22 नवंबर 2019 को, याद रखेंगे। राम वन गमन पथ का प्रारंभ कब हुआ था? 22 नवंबर 2019 में हुआ था, डेट याद रखेंगे। स्थान की बात करेंगे, कहाँ से शुरुआत हुआ था, पहला जगह कहाँ इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, काम चालू हुआ था, तो कौशल्या माता मंदिर है चंदखुरी में, वहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। कहाँ से हम लोग ये जगहों का चिन्हित किए या किसके आधार पर चल रहे हैं, क्या इसका अथेंटिक है? तो ये संदर्भ ग्रंथ की बात करें तो पूरा वहाँ राम वन गमन पथ इसी पे आधारित। कौन? दंडकारण्य रामायण, जो कौन लिखा है? मन्नू लाल यदू, ठीक है, याद रखेंगे। दंडकारण्य रामायण मन्नू लाल यदू। और दूसरा है हमारा छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ, इसको कौन लिखा है? तो डॉक्टर हेमू यदू। तो ये दो चीज़ें हैं, याद रखिएगा, दंडकारण्य रामायण और छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ। दो, एक है आपका मन्नू लाल यदू का, दूसरा हेमू यदू का, ठीक है। दोनों यदू यदू याद रखिएगा, इन्हीं पे पूरा आधारित है, इन्हीं कहानी पे राम वन गमन पथ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक और पॉइंट याद रखिए, कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी, जहाँ से शुरुआत किए थे हम लोग, ये कहाँ है? रायपुर में। इसका निर्माण कब किया गया था? ये मंदिर 1973 में, ठीक है। लेकिन यहीं से अभी राम वन गमन पथ का शुरुआत किया गया है, वहीं से उसको विकसित करने का लगा है। वहाँ बड़ा बड़ा राम भगवान का मूर्ति बना है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो इसका निर्माण पूछेगा, 1973 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं कल फीडबैक के लिए बोला था, 2 ही 3 लोगों ने बताया है कि आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लास कैसा है और क्या सुधार करना है करके, ठीक है। और नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए महाभारत काल के बारे में पढ़ लेते हैं। हम देखिए रामायण के बारे में पूरा पढ़ लिए हम लोग, छत्तीसगढ़ से संबंधित क्या क्या जगह है, क्या क्या याद करना है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। अब अगला हम लोग कर लेते हैं महाभारत काल के बारे में, ठीक है। ये दोनों आप लोग नोट्स बनाइएगा फिर अच्छे से। देखिएगा महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था? वहाँ पर दक्षिण कौशल था, यहाँ क्या है? प्राग कौशल, याद रखेंगे। दोनों में कन्फ्यूजन होता है, कूट में भी दे देता है, निम्न में कौन सी कठिन कथा सही है करके, और रामायण का महाभारत में दे देता है, महाभारत का रामायण में दे देता है, ठीक है। तो रामायण की बात करेगा तो वहाँ क्या था? दक्षिण कौशल। महाभारत की बात करेगा तो यहाँ है प्राग कौशल, ठीक है। महाभारत काल में बस्तर का क्या नाम था? तो वहाँ क्या पढ़े हम लोग? दंडकारण्य। यहाँ क्या पढ़े? कांतार, ठीक है। इसको क्लियर रखिएगा, 4 नाम है, चारों नाम आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। कर्ण द्वारा विजिट की गई क्षेत्र का नाम क्या है? तो कर्ण ने कौन सा क्षेत्र को विजिट किया था? कौशल जनपद लिखा था, मतलब कौशल मतलब अपना छत्तीसगढ़ ही है, इसका उल्लेख हुआ है करके, ठीक है। महाभारत के वन पर्व में छत्तीसगढ़ का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ क्या नाम है? कौशल है, ठीक है। चलेगा, चलिए आगे देखते हैं। तो ये चीज़ वाला याद रखिएगा, जो वन पर्व होता था महाभारत में, एक कार्यक्रम था, त्यौहार जैसे मनते था वन पर्व, उसमें छत्तीसगढ़ का नाम क्या है? कौशल। आगे देखते हैं महाभारत के वन पर्व में दमऊ दहरा का नाम किस नाम से? जो दमऊ दहरा जांजगीर में हम पढ़ते हैं, अब शक्ति में चला गया है, याद रखेंगे। दमऊ दहरा अब शक्ति जिला में चला गया है। जांजगीर चांपा याद करके रहते थे ऋषभ तीर्थ, ठीक है, तो उसका नाम क्या है? ऋषभ तीर्थ। महाभारत काल में रतनपुर का नाम क्या था? रत्नावलीपुरी। अब देखिए 33 जिला बना है ना, इसीलिए आपको छत्तीसगढ़ को अच्छे से पढ़ना है, अपडेट करके पढ़ना है। आप पुराना बुक रखे होंगे, बुक से पढ़े होंगे तो पूरा गलत कर देंगे, आप लोग फंस जाएंगे, ठीक है। तो अपडेट करके पढ़िएगा, पूरा क्लास देखिएगा, हर क्लास देखिएगा, मैं पूरा अपडेट करवाऊंगा। जैसे 33 जिला उसी आधार पर अभी आज के डेट में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नोट करेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। और क्या देखिए, जैसे उसमें पढ़े थे ना हम लोग फूलवासन की कथा, वैसे ही इसमें क्या पंडवानी चलता है। महाभारत में क्या चलता है? पंडवानी, ठीक है। तो पंडवानी महाभारत से संबंधित है, ठीक। पंडवानी में क्या होता है? तो महाभारत की जो कथा है उसको कहा जाता है, 2 प्रकार से कहते हैं। कपालिक शैली वाला है, जो बैठ के खड़ा होकर वाला है, ठीक है। पढ़ेंगे इस बारे में डिटेल में जब हम लोग छत्तीस आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं महाभारत में छत्तीस संबंधित किन किन जगहों का किसका किसका उल्लेख हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, महानदी का उल्लेख हुआ है। तो महानदी का प्राचीन नाम क्या क्या था? तो देखिएगा महानदी बहुत सारे नाम थे, आपको याद करना पड़ेगा। चित्रोत्पला बोला जाता था, नीलोत्पला बोला जाता था, कनक नंदिनी बोला जाता था, महानंदा बोला जाता था, मंदवाहिनी बोला जाता था, ऋषि कुल्या बोला जाता था। कितने 6 नाम याद रखेंगे महानदी का? 6 नाम याद रखेंगे, क्या क्या? चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनक नंदिनी, महानंदा, मंदवाहिनी और ऋषि कुल्या, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वायु पुराण में महानदी का नाम क्या है? देखिए 6 नाम याद करना है, इसमें कुछ पर्टिकुलर है। जैसे वायु पुराण में हम लोग क्या मिला है? महानदी को नीलोत्पला मिला है, ठीक है, याद रखेंगे। महाभारत के भीष्म पर्व, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण में महानदी का नाम क्या मिला है? तो चित्रोत्पला मिला है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, पूछता है कई बार, ये पूछा गया है। जो सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण, उसमें महानदी को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? तो इसका क्या है आंसर? चित्रोत्पला। ये भी पूछा गया है कि वायु पुराण में महानदी को क्या बोला गया है? तो नीलोत्पला,
ठीक है। और टोटल कितने नाम है तो 6, चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनकनंदिनी, महानंदा, मंदवाहिनी, ऋषितुल्या। ठीक है, तो ये 6 नाम आप लोग याद करके रखिएगा। याद हो गया, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेज में बनाइएगा, ऐसा नोट्स बनाइएगा ताकि आप रिवीजन 1 घंटे 2 घंटे में कर पाएँ। आगे देखते हैं महाभारत कालीन स्थल। तो देखते हैं क्या क्या कौन कौन से स्थल है। देखिए गुंजी दमोदरा, मैं आपको बताया, आपके बुक में देख लीजिएगा, जानकी चांपा ही लिखा होगा अगर आप नया बुक नहीं लिए होंगे। और कितना बुक लेंगे, जो मेन बुक है वो तो आप लोग देखते हो हर 4-4 महीने नया एडिशन 17 18 चेंज कर देते हैं। तो नए बुक बार बार तो नहीं ले सकते ना, इसीलिए आपको क्लास देखना जरूरी है, सुधार करना जरूरी है और पेपर में इसको अप्लाई करना जरूरी है। तो नोट बना लीजिएगा। गुंजी दमोदरा कहाँ चलेगा, जानकी चांपा से हट के चला गया शक्ति जिला में। ठीक है, महाभारत में इस स्थान को ऋषभ तीर्थ कहा गया है। ठीक, आगे देखिए खल्लारी। खल्लारी में क्या, खल्लवाटिका कौन से जिला में आता है, महासमुंद में आता है। यहाँ महाभारत संबंधित क्या है तो लाक्षागृह। लाक्षागृह क्या है, जो पांडव लोग को जला के मारने का प्रयास किया गया था उसी को बोला जाता है लाक्षागृह। एक ना छद्म रूप से घर बनाया गया था, फिर पांडव लोग को वहाँ बुलाया गया, फिर आग लगा दिया गया था। ठीक, और देखते भीम खो है, भीम के पद चिन्ह वहाँ से मिले, कहाँ से, खल्लारी, खल्लवाटिका, महासमुंद। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं सिरपुर। सिरपुर में क्या है, चित्रांगतपुर बोला जाता था। इसका प्राचीन नाम क्या है सिरपुर का, चित्रांगतपुर। अर्जुन की पत्नी थी क्या ना, इसको क्लियर करेंगे थोड़ा। ठीक है, उसकी पत्नी का नाम था ना, अर्जुन की पत्नी का चित्रांगतपुर, उसी के नाम पे पड़ा था सिरपुर। इसको क्लियर कर लीजिएगा, जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। आगे देखते हैं जिला की बात करेंगे तो महासमुंद जिला में है सिरपुर। ठीक है, यहाँ क्या मिला है तो यहाँ जो अर्जुन, हाँ वही है, अर्जुन की पत्नी थी चित्रांगदा, उसी के नाम पे वो नगर स्थापित किया था चित्रांगतपुर। ठीक, अर्जुन के जो पुत्र था भब्रुवाहन, उसकी राजधानी थी कौन, सिरपुर। आगे देखते हैं रतनपुर। ये आपका महाभारत कालीन स्थानों में से मेन है। यहाँ मणिपुर बोला जाता था उस समय, इसको रत्नावलीपुर बोला जाता था। ठीक है, ये बिलासपुर जिला में है। इसका अंतर्गत क्या है, मोरध्वज और उसके पुत्र ताम्रध्वज की राजधानी थी। इसके 2 जगह पढ़ेंगे, आरंग में भी पढ़ेंगे मोरध्वज ताम्रध्वज, और आपके रतनपुर में, दोनों जगह संबंधित है, याद रखिएगा मोरध्वज और ताम्रध्वज। आरंग में क्या है, आरंग में स्थान की बात करें भांडेर, जिला की बात करें तो रायपुर जिला में है। यहाँ क्या है, मोरध्वज की कथा से संबंधित स्थल है। तो इतने जगह आपको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्क्रीनशॉट मत लिया करें, क्लास को एक बार बढ़िया सुन लिया करें लाइव में, उसके बाद फिर से इसको ऑन किया करें, पॉज कर करके नोट्स बना लीजिएगा। जैसा फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट नोट्स बनाइएगा। शॉर्ट नोट्स है, सबसे बेस्ट नोट्स है, आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा ऐसा कोई भी जो पूरा सिलेबस को कंटिन्यू आपको करा रहा है पूरे शॉर्ट नोट्स के साथ। इसको पढ़ लिए फिर बुक में भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं होगा उनके लिए ये पर्याप्त है। ठीक है, चलिएगा आज ये यहीं देखते हैं, छोटा सा टॉपिक था। महाभारत कर लिए हम लोग ने, रामायण कर लिए, राम वन गमन पट कर लिए, वैदिक काल कर लिए, 3 टॉपिक में पढ़ा दिया। आज छोटा छोटा क्लास ले पा रहा हूँ, थोड़ा समय की दिक्कत है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, जिन लोग भी अगर पहला क्लास नहीं देख लीजिएगा, और जिन लोग भी हमारा जो CGPS हैंडरिटन नोट्स का जो बैच चल रहा है, टेस्ट बैच है जो नए लेवल पे और सभी एग्जाम को एक साथ कवर करते हुए चल रहा है, वो 100 रुपये महीना लेते हैं। पूरे हफ्ते भर एक एक दिन हम लोग यूज़ करते हैं, सोमवार लेकर संडे तक के, हर दिन आपको कराया जाता है पूरा 300 दिन। एक एक सब्जेक्ट चल रहा है, एक एक सब्जेक्ट एक एक टॉपिक दिया जाता है। जैसे 11 तारीख वाला डेट है, इसमें जैसे दिया गया था अभी रसायन चल रहा है, साइंस चल रहा है, और 3 सब्जेक्ट साइंस चल रहा है, क्षत्रिय का इतिहास चल रहा है, और आपका गणित चल रहा है, और साथ में करेंट अफेयर 4 चल रहा है। एक सप्ताह में 4 सब्जेक्ट का हम लोग चल रहा है। आपको इतना टॉपिक दिया, डिटेल में टॉपिक दिया जाता है, बस उसी को पढ़िए और टेस्ट दीजिए। नए क्वेश्चन, नए लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, पूरे अच्छे लेवल पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ऑलवेज नंबर नोट कर लीजिए। जिन लोग नए होंगे यूट्यूब में देख रहे होंगे, आज ही जुड़ जाइएगा। 100 रुपये आप लोग खर्चा करने में मत सोचा करें। 75 83 86 44 61 नंबर नोट करेंगे। 75 83 86 44 61। केवल 100 रुपये जो फीस लिया जाता है मेरे द्वारा नहीं लिया जाता, वो टीम के द्वारा लिया जाता है। टेस्ट का पैसा है, क्लास पूरा निःशुल्क है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, शेयर कर दीजिए। आज ही क्लास यहीं करते हैं, कल मिलेंगे फिर रात को 9 बजे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्लास कैसा लगा और क्या सुधार की ज़रूरत है, और कंटिन्यू देखिएगा, एक भी क्लास मिस मत करिएगा। नोट्स बना लीजिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ऑल द बेस्ट। नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।